बच्चों नमस्कार। देखिए बच्चों, आज आपकी जो बुक है इनसाइट, उसका 3rd चैप्टर द हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की विरासत नाम का जो पाठ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले कि हम पाठ को पढ़ें, ये इस पाठ के जो इस लेसन के जो राइटर हैं जिनका नाम है A.L. बेशम। A.L. बेशम जो है उनके बारे में थोड़ा सा परिचय नीचे देखेंगे एक बार आप। उससे क्या है कि ये जो पाठ है इसको पढ़ने में अपने को थोड़ी संकेत मिलेंगे, सहूलियत रहेगी। देखें आप, अबाउट द ऐसे द हेरिटेज ऑफ इंडिया हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। भारत की विरासत नाम का ये पाठ लिया गया है, ये अंश चुना गया है। कहां से? फ्रॉम द वंडर दैट वॉज इंडिया। देखो, द वंडर दैट वॉज इंडिया इज द नेम ऑफ ए बुक, ये किताब का नाम है। एंड दिस बुक वॉज रिटन बाई A.L. बेशम, और A.L. बेशम महोदय ने किताब लिखी द वंडर दैट वॉज इंडिया, यानी वो ताज्जुब जो कभी हिंदुस्तान हुआ करता था, वो आश्चर्य, ठीक है, वो आश्चर्य जो कभी भारत हुआ करता था। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, हैं? भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु वगैरह वगैरह हम कई नामों से जानते हैं। तो A.L. बेशम नाम के जो राइटर हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है द सरप्राइज और द वंडर दैट वॉज इंडिया, यानी वह ताज्जुब जो कभी भारत हुआ करता था। हियर द राइटर मेक्स इट क्लियर दैट, यहां पर लेखक इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देना चाहता है कि क्या इंडियन कल्चर इज ऑल इंक्लूसिव। भारत की जो संस्कृति है बच्चों, यह है ऑल इंक्लूसिव। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऑल माने होता सर्व, इंक्लूसिव का मतलब होता ग्राही। इंक्लूजन जो है बच्चों, इसका सही मीनिंग होता है रुझान। इंक्लूजन शब्द जो है उसका मीनिंग रुझान होता है। जैसे आपका इंक्लूजन गणित की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब आपका रुझान मैथमेटिक्स में ज्यादा है। ऑल इंक्लूसिव का मतलब होता है एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी संस्कृति जिसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं होता है। भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, उसकी यही सबसे बड़ी बात है कि इसमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह नहीं है। इट इज नो प्रिजुडाइस, इट इज नो प्रिजुडाइस। इसमें किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं है। हम इस्लाम से नफरत नहीं करते, हम इस्लाम से नफरत नहीं करते, हम ईसाइयत से नफरत नहीं करते। ये माना कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मजहब के प्रति, अपने धर्म के प्रति बड़े कट्टर हैं। हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी दृष्टि में तो जितने भी धर्म हैं वो सब ईश्वर का अन्वेषण करने के अलग अलग मार्ग हैं, परंतु सबकी मंजिल तो एक ही है। गॉड इज वन, भगवान तो एक है। गॉड इज ऑमनी प्रेजेंट, भगवान हर जगह है। गॉड इज ऑमनीपोटेंट, भगवान सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑमनीसाइंट, भगवान तो सर्वज्ञ है। इस प्रकार के विचार जो है बच्चों, वो हैं हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के पार्ट्स। इस प्रकार के जो थॉट्स हैं वो है हमारी संस्कृति का मूल आधार। यही कारण है कि हमारे देश के ऊपर कई विदेशी ताकतों ने कई बार हमला किया और इस सभ्यता और संस्कृति के दिए को बुझाने की कोशिश की, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गीत है, उसके अंत में एक लाइन ये भी लिखी है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मतलब इसका यह है बच्चों कि हमारी जो संस्कृति है वो है ऑल इंक्लूसिव। इट असिमिलेट्स, ये हजम कर जाती है, ये पाचन कर जाती है, ये सबको ग्रहण कर लेती है। इट असिमिलेट्स फॉरेन कल्चर्स इन इटसेल्फ, ये विदेशी संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित कर लेती है। विदेशी संस्कृति के अंदर जो अच्छी बात है उसको ये अपने अंदर समाहित कर लेती है और खराब बात को ये छोड़ देती है। हमारी संस्कृति जो है बच्चों, ये हंस की तरह है। हंस जिसके अंदर होता है नीरक्षीर विवेक। नीरक्षीर विवेक का मतलब ये है कि कहते हैं कि हंस को जब दूध में या पानी में दूध मिला करके दिया जाता है तो क्या करता है? दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। ये क्षमता है उसकी, ये विशेष योग्यता है उसकी। यही विशेष योग्यता, यही क्षमता हमारी संस्कृति में पाई जाती है कि हम दूसरी संस्कृतियों से नफरत नहीं करते हैं, हम दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करते हैं, परंतु उनकी अच्छी बातों को हम ग्रहण कर लेते हैं और खराब बातों को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखें आगे क्या है। सो इट्स ट्रेडिशन विल एवर रिमेन इंटैक्ट। इसलिए क्या होगा बच्चों, इसकी जो मर्यादा है, इसकी जो परंपरा है, वो हमेशा इंटैक्ट बनी रहेगी। इंटैक्ट का मतलब होता है अक्षुण्ण, हिंदी का शब्द है। अक्षुण्ण का मतलब है
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जवां हमारा। हमारी संस्कृति का जो चिराग है, हमारी संस्कृति का जो दीपक है, उसको लाख आंधियां आए, लाख तूफान आए, परंतु इसको कोई बुझा नहीं पाता, इसको कोई बुझा नहीं सकता। ये हमेशा अक्षुण्ण बनी रहती है। इट ऑलवेज रिमेन्स इंटैक्ट। The essay is written by A.L. Besham, an eminent personality in the field of history and cultural studies. देखिए बच्चों, ये जो एशे है ये तो A.L. बेशम साहब ने लिखा है। और A.L. बेशम साहब कौन हैं? He is an eminent personality, एक विख्यात व्यक्तित्व का नाम है इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडी एंड हिस्ट्री, अर्थात संस्कृति का अध्ययन तथा इतिहास के क्षेत्र में एक महान हस्ती, एक महान व्यक्तित्व का नाम है A.L. बेशम। और उनकी कलम से जन्मा हुआ, उनकी कलम से उद्भूत ये जो पाठ है, ये चैप्टर उधर से लिया गया है। ये राइटिंग्स रिवील, उनके जो लेखन है वो उजागर करते हैं, एक्सपोज करते हैं, प्रकट करते हैं। A.L. बेशम साहब की जो लेखन है वो हमारे सामने रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं क्या? मैनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास और संस्कृति के कई जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, अर्थात कई जो महत्वपूर्ण पहलू हैं। समझाना ही चाहता हूं कि A.L. बेशम साहब की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में भारत के इतिहास तथा संस्कृति के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया जाता है, रिवील किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है, बेपर्दा किया जाता है। अनकवर, कुछ चीजें हैं जिन पर कवर चढ़ा हुआ है। तो इनकी कलम से क्या होता है, ये जब लिखते हैं तो भारत की सभ्यता और संस्कृति के जो छुपे हुए पहलू हैं, जो अनछुए पहलू हैं, उनको भी प्रकट करते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनको भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसी बातें हैं बच्चों, ठीक है। कम टू द पॉइंट। पार्ट जो है उसका नाम है द हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड इट इज एन एक्सट्रैक्ट, और ये तो एक अंश है, बहुत बड़ी किताब, द वंडर दैट वाज इंडिया, यानी हिंदुस्तान जो कभी एक ताज्जुब हुआ करता था, वह ताज्जुब जो कभी इंडिया हुआ करता था। इस नाम की जो किताब है उसका एक अंश लिया गया है, उसका एक पार्ट लिया गया है, उसका एक फ्रैक्शन लिया गया है, और उसी का नाम क्या दिया गया है? द हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की विरासत। देखो बच्चों, ये जो हेरिटेज है, इसके उच्चारण के बारे में एक बात बताता हूं आपको। ये जो हेरिटेज है, इसके अंत में आ रहा है बच्चों AGE। ऐसे शब्द जिनके अंत में AGE आता है उसका उच्चारण आप करते हो हेरिटेज, ठीक है। परंतु अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के जो मानक नियम और कानून कायदे हैं, उनके अनुसार बच्चों अपन इसको पढ़ते हैं हेरिटेज। क्या बोलते हैं इसको? हेरिटेज। उसी तरीके से एक शब्द आता है विलेज, विलेज नहीं होता, उसका सही उच्चारण क्या होगा? विलेज। इन द सेम वे एक शब्द आता है ऑर्फेनेज, अनाथ आश्रम जो होता है ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने माता पिताओं को खो दिया है, उसको आप क्या बोलते हो? ऑर्फेन। ऑर्फेन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माता पिता मर गए हैं, जो अनाथ हो गया है, और अनाथ को बच्चों हम यतीम भी कहते हैं, यतीम। तो अनाथ आश्रम जो है जहां पर अनाथ लोगों को रखा जाता है उसको कहा जाता है ऑर्फेनेज। तो नेज नहीं, इसको निज बोलना चाहिए, हेरिटेज नहीं, हेरिटेज। विलेज नहीं, विलेज। ओके, तो ये तो उच्चारण की बातें आपको बताई मैंने। ऑर्फेन के बारे में बताया कि ऑर्फेन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके माता पिता मर जाते हैं, हिंदी में आप उसको अनाथ कहते हैं, और इसका हिंदी में अर्थ होगा अनाथाश्रम अथवा अनाथालय, अनाथाश्रम अथवा अनाथालय। एक शब्द और है एसिलम। एसिलम का मतलब आश्रम होता है, आश्रम जहां पर लोग निवास करते हैं, आप उसको एसिलम कहते हैं। एसिलम को हिंदी में हम आश्रम कहेंगे। हेरिटेज ऑफ इंडिया जो है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की विरासत। आपने देखा कि यहां ऑफ आया है, जब किसी नाउन के बाद में ऑफ आता है तो सामान्यतः उसके पहले द का प्रयोग जरूर होता है, बट नॉट ऑलवेज। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी नहीं, मैक्सिमम ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, या मैंने आई एम द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास नहीं बोला। बात को समझना, यह माना कि स्टूडेंट के बाद में ऑफ आ रहा है, परंतु द नहीं लगाया मैंने। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, मैं 10वीं कक्षा का एक विद्यार्थी हूं। द क्यों नहीं लगाया मैंने, और इधर द क्यों लगा दिया मैंने? इसका एक रीजन है बच्चों। देखो, मैं जब कहता हूं कि समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, क्या बोला मैंने? सेंटेंस देखना, समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। यहां बच्चों देखने वाली बात और समझने वाली यह है कि नेपोलियन शब्द के बाद में ऑफ आया है, यही कारण है कि इसके पहले
द आया है और बच्चों यहाँ ए क्यों नहीं आया है। और ऊपर मैंने कहा था कि मैं 12वीं कक्षा का एक विद्यार्थी हूं और मैंने इंग्लिश में क्या कहा, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, ऐसा मैंने कहा। तो यहां बच्चों आपने देखा कि ऑफ आ रहा है, उसके बावजूद मैंने यहां पर ए का प्रयोग किया। और द का प्रयोग इसलिए नहीं किया मैंने बच्चों क्योंकि 10वीं कक्षा का एकमात्र विद्यार्थी मैं नहीं हूं, मेरे जैसे और भी हैं। और यहां पर जो मैंने कहा समुद्रगुप्ता वो एकमात्र आदमी है, उसके जैसा कोई नहीं है। समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसका मतलब भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त ही है, चंद्रगुप्त नहीं है, स्कंदगुप्त भी नहीं है, और कोई दूसरा गुप्त है तो वो भी नहीं है। बात समझ में आ रही हो? ये जब आपके जैसा कोई दूसरा भी हो तो ऑफ लगने के बावजूद भी आपको उसके पहले द का प्रयोग नहीं बल्कि ए या एन का प्रयोग करना चाहिए। बाकी सामान्य नियम दरअसल यह है बच्चों कि अगर किसी नाउन के बाद में ऑफ आता है तो जनरली उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं, केवल उस परिस्थिति में नहीं करते हैं जब आपके जैसे लोग और भी होते हैं। द हेरिटेज ऑफ इंडिया, क्या बोला बच्चों मैंने? द हेरिटेज ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द लेसन। ये पाठ का नाम है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं। और जो पहला पैराग्राफ है बच्चों उसकी मैं एक बार आपके सामने आइडिया रीडिंग करूंगा और उसके बाद में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन अनुवाद समझाऊंगा। देखो, राम मोहन राय had sounded the theme. Ram Mohan Rai had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Vivekananda repeated it with a more nationalist timber when he declared that the highest form of service of the great mother was social service. Other great Indians, chief of who was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty, and the development continues under Gandhi's successors. देखो बच्चों, भारत में जो आधुनिक सुधार हैं उनका जनक, भारत में आधुनिक सुधार का जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय वो अस्थि थे जिन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाया, जिन्होंने बाल विवाह को प्रतिबंधित करवाया और जिन्होंने महिलाओं के जो अधिकार हैं उन पर बड़ा जोर दिया और महिला शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफी बल दिया। ऐसे व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। देखो बच्चों, यहाँ द मैंने इसलिए लगाया फादर के पहले क्योंकि राजा राम मोहन राय ही है, कोई दूसरा नहीं। सेंटेंस लिखना, राजा राम मोहन राय इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया का फादर या आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या सेंटेंस बोला? लिखना, राजा राम मोहन राय was the father of India, sorry, modern India। क्या बोला मैंने? राजा राम मोहन राय was the father of modern India। राजा राम मोहन राय को मॉडर्न इंडिया या जो आधुनिक भारत है उसका जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय was the father of modern India। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के क्या थे बच्चों? जनक थे। वाज एज भी हो सकता है, लेकिन भूतकाल का सेंटेंस मान के मैंने इसको यूं लिखा कि राजा राम मोहन राय वाज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के जनक थे। यह क्या देखा बच्चों आपने? यहां ऑफ आ रहा है, इसलिए इधर क्या आ रहा है? द। अगर मैंने आपको कहा कि युद्ध का मैदान इंग्लिश बनाओ, आप बनाओगे द फील्ड ऑफ बैटल। अगर मैंने आपको कहा कि प्रकृति के उपहार अंग्रेजी बनाओ, आप बनाओगे द गिफ्ट्स ऑफ नेचर, द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। अगर मैंने आपको कहा कि बंगाल की खाड़ी अंग्रेजी बनाओ तो आप बनाओगे द बे ऑफ बंगाल। आपने सबके पहले द लगाया ना, यही रीजन है। लेकिन उसके जैसे और भी हों तब बच्चों द का प्रयोग नहीं होता, तब नियमानुसार ए या एन का प्रयोग होता है। तब नियमानुसार ए या एन का प्रयोग होता है। हेरिटेज का मतलब विरासत होता है, और विरासत का मतलब बच्चों वह संपत्ति है, वह प्रॉपर्टी है जो हमें पैतृक या हमारे जो एंसिस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज जो हमको देते हैं, जो हमारे लिए छोड़ के गए हैं, उसे हम कहते हैं उनकी विरासत। उनकी विरासत मिलती है हमको, हमारे जो उनकी जो धरोहर के रूप में हमारे पूर्वज हमारे लिए जो चीज छोड़ के जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, द प्रॉपर्टी गेन्ड बाय द फोरफादर्स,
फोर फादर्स के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो प्रॉपर्टी अर्जित की जाती है और हमारे लिए छोड़ दी जाती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम हेरिटेज कहते हैं, उसे हम हिंदी में विरासत कहते हैं। देखना, राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम। राम मोहन राय ने साउंडेड, साउंड माने तो ध्वनि होता है, आवाज। राम मोहन राय ने ध्वनित किया या राम मोहन राय ने डंका बजाया। किसका डंका बजाया? राजा राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम। राम मोहन राय ने इस मुद्दे का डंका बजाया विद हिज पैशनेट एडवोकेसी, अपने मजबूत समर्थन के साथ। पैशनेट यानी होता है बच्चों उतावलापन। पैशनेट का मीनिंग होता है उतावलापन, यानी राजा राम मोहन राय ने अपने उतावले या अपने मजबूत, एडवोकेसी मानी पैरोकारी या समर्थन, राजा राम मोहन राय ने अपनी मजबूत पैरोकारी या अपने मजबूत समर्थन के द्वारा इस मुद्दे का डंका बजाया। कौन सा मुद्दा? ऑफ सोशल रिफॉर्म। सोशल मानी सामाजिक और रिफॉर्म मानी सुधार होता है। राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधार के इस मुद्दे का अपने मजबूत समर्थन के साथ में डंका बजाया। विवेकानंदा रिपीटेड इट, और विवेकानंद ने इसको रिपीट किया, विवेकानंद ने इसका दोहरान किया, विवेकानंद ने इसे दोहराया। विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, विद मानी होता है विद ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, यानी एक अधिक राष्ट्रवादी, और टिम्बर यानी होता है बच्चों लहजा, टॉन। और विवेकानंद ने इसको एक अधिक राष्ट्रवादी लहजे में दोहराया, और विवेकानंद ने इसको एक अधिक राष्ट्रवादी लहजे में दोहराया। टिम्बर, टिम्बर का मतलब आपके बोलने का तरीका, आपकी टोन जो है, आपका लहजा क्या है, ठीक है। और विवेकानंद ने एक अधिक राष्ट्रवादी लहजे में इस बात को दोहराया। इसका मतलब यह हुआ बच्चों की द कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय राजा राम मोहन राय एंड लेटर इट वाज अमेंडेड बाय स्वामी विवेकानंदा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संप्रत्यय है, ये जो अवधारणा है, इसका सूत्रपात तो राजा राम मोहन राय ने किया था, परंतु बाद में स्वामी विवेकानंद ने हमें इसके विशद रूप से परिचित करवाया। बाद में स्वामी विवेकानंद ने इसको संशोधित रूप में हमारे सामने पेश किया। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया, when विवेकानंदा declared that, जब विवेकानंद ने इस बात की घोषणा की, the highest form of service to the great mother, यानी भारत माता की जो सर्वोच्च सेवा है वो कौन से रूप में है? भारत माता की सर्वोच्च सेवा का, भारत माता की सेवा का जो सर्वोच्च रूप है या जो सबसे बढ़िया रूप है वो कौन सा रूप है? सोशल सर्विस, समाज सेवा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत माता तो एक नक्शा है, नक्शा आपसे सेवा नहीं मांगता है। भारत माता तो एक नक्शा है, एक मैप है, और मैप की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जब ये कहता हूं कि आपको भारत की सेवा करनी चाहिए, मैं जब ये कहता हूं कि आप भारत के बेटे हो, मैं जब ये कहता हूं कि आपको भारत के संस्कारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो मेरा तात्पर्य उस नक्शे से नहीं होता है। मैं जब आपको ये कहता हूं कि आपको भारत की सेवा करनी चाहिए, इसका मतलब जो भारत के निवासी हैं, भारत में जो रहने वाले लोग हैं, बल्कि भारत में ही क्यों, इस दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले किसी आदमी की अगर आप सेवा कर रहे हो तो आप भारत माता की सेवा कर रहे हो, क्योंकि यही भारत का आदर्श है, यही भारत का संस्कार है। भारत का बेटा इस दुनिया के जिस भी कोने में होता है वो वहीं पर भारत की आदर्शों का प्रचार और प्रसार कर रहा होता है। विवेकानंद ने जब ये घोषणा की, व्हेन विवेकानंद डिक्लेयर्ड दैट, जब विवेकानंद ने ये घोषणा की, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर। देखो बच्चों, एक तो मदर होती है, हमारी सबकी मदर है, माताएं, माताएं जो होती है वो मदर होती है, लेकिन मदर के आगे अगर शब्द लगा दिया द ग्रेट मदर, और जो दोनों अक्षर है बच्चों, दोनों शब्द हैं, आप देख रहे हैं कि ग्रेट का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मदर का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। जब आप मदर को द ग्रेट मदर में बदल दो तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसका मीनिंग भारत माता होता है, उसका मीनिंग भारत माता होता है। तो यही समझाया गया बच्चों कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द सर्विस ऑफ ग्रेट मदर, यानी हमारी जो भारत माता है उसकी सेवा का जो हाईएस्ट फॉर्म है, अर्थात भारत माता की सेवा का जो सर्वोच्च रूप है वो कौन सा है? वाज सोशल सर्विस। वह सोशल सर्विस था नहीं, है। वो समझाऊंगा अभी आपको मैं कि ये वाज क्यों आया, जबकि यहाँ ई जाना चाहिए था, फिर भी वाज क्यों आया। ये चीज बच्चों में आपको 2 मिनट का इंटरवल लेने के बाद में समझाऊंगा।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का सेंटेंस बता रहा हूं आपको। आप लिखेंगे विवेकानंदा डिक्लेयर्ड, और ऊपर बच्चों क्या लिखा है मैंने ये भी देख लो आप। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। स्पेलिंग दोबारा देखो, DE डिक्लेयर। डिक्लेयर यानी घोषणा। ये बच्चों इसका पर्यायवाची अनाउंस, अनाउंस करते हैं कई बार। अनाउंस, अनाउंस का मतलब भी क्या होता है? घोषणा करना होता है। और एक शब्द लिखा है PROCLAI, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब भी घोषणा करना होता है। दीज थ्री आर द सिनोनिम वर्ड्स, ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। आगे सेंटेंस देखना, विवेकानंदा डिक्लेयर्ड, आपकी किताब में से उतार रहा हूं वैसा वैसा। विवेकानंदा डिक्लेयर्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द service, the highest form of the service. Vivekananda declared the highest form of service of the great mother, ठीक है। ऑफ ये दैट आना पड़ेगा, ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर इज सोशल सर्विस। देखो बच्चों ये सेंटेंस मूल वाक्य ये है। विवेकानंदा डिक्लेयर्ड, विवेकानंद ने घोषणा की, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर इज सोशल सर्विस, यानी भारत माता की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सेवा है। भारत माता की सेवा का सर्वोच्च रूप समाज सेवा है। ये बच्चों डायरेक्ट स्पीच में है। जब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो क्या बनेगा देखना, विवेकानंदा डिक्लेयर्ड, विवेकानंदा डिक्लेयर्ड, आरवी तथा आरएस, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना पड़ेगा दैट से, जिसका मीनिंग होता है की। दैट का मतलब होता है बच्चों की, लिख दिया ब्रैकेट में मैंने। विवेकानंदा डिक्लेयर्ड दैट द हाईएस्ट फॉर्म, उतारो, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, ऐसा कैसा चलेगा? सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर। अब देखो बच्चों ये जो इज है ना, आप देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब इन्वर्टेड कोमास की जो बाहर वाला पार्ट होता है बच्चों, वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। आप देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच में इज़ामार दिया हुआ है, तो इज़ामार को वाज वर्ब में बदल देना चाहिए। किस में बदल देना चाहिए? वाज वर्ब में। ओके बच्चों, तो इज है, ये क्या है? सिंगुलर मदर, तो इसको आपको वाज में बदलना पड़ेगा। लेकिन बच्चों अगर यह मदर्स होता तो यहाँ आर होता तथा यहाँ मुझे इसको वर्ब में बदलना पड़ता। तो सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस। इसलिए बच्चों जब आप इसका हिंदी अनुवाद करो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि विवेकानंद ने ये कहा कि भारत माता की सर्वोच्च सेवा समाज सेवा थी, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि है बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? है। क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप बनाते हो तो इंग्लिश में वैसा चेंज होता है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होती है तो आप इज़ामार को वाज में बदल देते हो, परंतु जब आप उसका हिंदी में अनुवाद करते हो तो उसका उसी रूप में होता है जैसा आप हिंदी में करते हो। ओके बच्चों, तो देखना आगे क्या लिखा है। हाँ, उतार लीजिए आप इसको। When he declared that, जब उन्होंने इस बात की घोषणा की कि the highest form of service of the great mother was social service, other great Indians, chief of who was महात्मा गांधी, other अन्य, ग्रेट यानी महान, इंडियंस यानी भारतीय, अन्य महान भारतीय, चीफ ऑफ हु वॉज महात्मा गांधी, जिनके चीफ कौन थे बच्चों? जिनके चीफ महात्मा गांधी थे। चीफ कौन होता है? मुखिया। अन्य भारतीय जिनके मुखिया महात्मा गांधी थे। डेवलप्ड, उन्होंने विकसित किया द थीम ऑफ सोशल सर्विस एज ए रिलीजियस ड्यूटी, उन्होंने समाज सेवा के मुद्दे को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। उन्होंने समाज सेवा के मुद्दे को एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया।
एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूज, और वह विकास जारी है अंडर गांधीज सक्सेसर्स, और वह विकास गांधी के उत्तराधिकारियों या गांधी के जो अनुवर्ती लोग हैं, गांधी के जो परवर्ती लोग हैं, उन गांधी के परवर्ती लोगों के रूप में उनके अधीन वह विकास आज भी हो रहा है, वह विकास आज भी जारी है। अब देखो बच्चों, बोर्ड की तरफ देखना आप। इस पैराग्राफ के बारे में कुछ विशेष बातें हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करता हूं। पहली बात तो आप ये समझे बच्चों कि इसमें एक शब्द आया चीफ। चीफ शब्द को अंडरलाइन करो, और चीफ का मतलब समझो क्या होता है, मुखिया। चीफ शब्द को अंडरलाइन करो और चीफ शब्द का मीनिंग समझो, मुखिया होता है। अब मैं बच्चों एक बहुत काम की बात समझा रहा हूं आपको। देखो, आप तो जानते हैं कि टॉल यानी लंबा होता है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। और मैंने कहा कि एडजेक्टिव या विशेषण की 3 डिग्रीज होती है। जैसे टॉल की बन जाएगी टॉलर, क्या बन जाएगी, ये कंपेरेटिव डिग्री हो गई बच्चों। और अब आ जाएगी टॉलेस्ट, ये क्या बन गई, सुपरलेटिव। ओके, इसके नीचे बच्चों आपने एक दूसरा शब्द देखा, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय। पॉपुलर की जब आप कंपेरेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या होगा, मोर पॉपुलर बनेगी, मोर पॉपुलर। ओके, या बनेगी मोस्ट पॉपुलर। ये बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। लेकिन आपके ये चीज समझ में शायद नहीं आई हो कि साहब टॉल के अंत में तो आपने ER तथा EST जोड़ा, लेकिन जब पॉपुलर का आपने कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया तो उनके अंत में ER तथा EST न जोड़ करके उनके पहले आपने मोर तथा मोस्ट जोड़ा। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने बच्चों इसलिए किया, हिंदी में देखना आप एक बार, ये लिखा मैंने टॉल, देखना आप दोबारा बच्चों, मैंने हिंदी में लिखा पॉपुलर। बात को समझने की कोशिश करना। ये जो बच्चों टॉल शब्द है, इसमें देखो एक तो है टे, आधा, इसके बाद में क्या आ रहा है, ओ, और इसके बाद में आ रहा है ल। बात को समझना, ये जो बच्चों पूरा शब्द है उसमें केवल एक ही स्वर ध्वनि है। स्वर ध्वनि कितनी है इसमें? इसमें केवल एक ही स्वर ध्वनि है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों सिलेबल। क्या बोलते हैं? सिलेबल। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव है ये है सिंगल सिलेबल वाला। कैसा एडजेक्टिव है बच्चों ये है सिंगल सिलेबल वाला। ये जो एडजेक्टिव है बच्चों ये है सिंगल सिलेबल वाला। कैसा एडजेक्टिव है? ये जो ऊपर वाला एडजेक्टिव मैंने लिखा है ये सिंगल सिलेबल वाला है, क्योंकि इसमें एक ही सिलेबल है, अर्थात इसमें एक ही स्वर ध्वनि है। आगे वाला देखना, पॉपुलर। ये जो पॉपुलर है बच्चों, इसमें आपने क्या देखा, एक तो आ गया पे, हलंत लगा के आधा कर दिया मैंने। अब देखना प्लस, ये प्लस लगा दिया, और ये आ गया ओ, ये डॉक्टर वाला ओ। पौ, फिर आ गया पे, ये हलंत लगा दिया, ये ऊ, ओके। उसके बाद लगा दिया बच्चों ये ल, ये हलंत लगा दिया, ये ए, ठीक है, और उसके बाद लगा दिया रे, ठीक है। अंतिम जो है उस अंतिम को तो आप पूरा ही मान लो, ठीक है। तो यहां बच्चों आपने क्या देखा जी, पे के बाद एक स्वर ध्वनि, इधर एक स्वर ध्वनि, और इधर एक स्वर ध्वनि। इसका मतलब ये जो बच्चों बाद वाला जो एडजेक्टिव है इसमें स्वर ध्वनियां एक से ज्यादा आ रही है। इस बाद वाले एडजेक्टिव में स्वर ध्वनियां यानी सिलेबल एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो ये मोर देन वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। बात को समझें, जो पहला वाला एडजेक्टिव था वो सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव था, और जो बाद वाला एडजेक्टिव है मोर देन वन सिलेबल वाला एडजेक्टिव है। और नियम बच्चों ये है कि जो सिंगल सिलेबल वाला एडजेक्टिव होता है उसके अंत में ER तथा EST जोड़ करके क्रमशः उनका कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। परंतु अगर एडजेक्टिव मोर देन वन सिलेबल वाला है तो उनके अंत में ER तथा EST नहीं जुड़ता, बल्कि उनके पहले मोर या मोस्ट जोड़ करके हम क्रमशः उनका कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। ये तो कारण समझ में आ गया होगा। अब आइए देखो आप, ये बात अगर आपके समझ में आ गई है तो आप यूं समझें कि बच्चों कुछ शब्द ऐसे भी तो होते हैं जिनका सुपरलेटिव डिग्री बनता ही नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये टेबल गोल है, राउंड, दिस इज ए राउंड टेबल, लेकिन आपको अगर किसी ने कहा कि दिस इज द मोस्ट राउंड टेबल तो ये गलत है। राउंड दरअसल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन नहीं सकता। बात को समझना। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर, इसमें से द मोस्ट हटेगा,
सचिन तेंदुलकर इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर, क्योंकि एक्सीलेंट एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके पहले मोस्ट लगा करके उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाना ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। उसी तरीके से मैंने कहा महात्मा गांधी हैड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी, महात्मा गांधी का बहुत अनोखा व्यक्तित्व था। तो अनोखा तो बच्चों अनोखा ही है, इसलिए उसके पहले द मोस्ट नहीं लगेगा और सेंटेंस बनेगा महात्मा गांधी हैड ए यूनिक पर्सनैलिटी। समझाने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यूनिक का सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। मैंने कहा कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज द मोस्ट आइडियल टीचर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन सबसे ज्यादा आदर्श अध्यापक थे। सबसे ज्यादा क्या है? आदर्श, अधिक आदर्श। सबसे अधिक आदर्श होता ही नहीं है। जो आदर्श है वो अपने आप में विशेषण की उत्तम अवस्था है। जो आइडियल है वो अपने आप में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, और जब सुपरलेटिव डिग्री आ रही है तो उसका दोबारा सुपरलेटिव डिग्री बनाना नहीं चाहिए। आइडियल, इसका सेंटेंस शुद्ध क्या बनेगा? सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन वॉज एन आइडियल टीचर। अगर किसी ने कहा कि द मोस्ट आइडियल टीचर तो उसने गलत कहा। बात समझ में आ गई है? ओके बच्चों, आप ऐसा कीजिए, अपनी नोटबुक्स में एक शब्द लिखना, अच्छा सा शब्द। एक होता है बच्चों मैजिक, मैजिक मानी जादू। एक होता है सुपर मैजिक, जादू से बड़ा जादू। देखना आप क्या लिखा मैंने, सुपर और मैजिक, सब तो एक ही है। बात को समझना। ये बच्चों सुपर शब्द जो है इसमें से आपको लेना पड़ेगा सुप्रीम। सुप्रीम यानी सर्वोच्च होता है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। यू से बच्चों लेना पड़ेगा यूनिक, UNIQUE, ओके। और पी से लेना पड़ेगा परफेक्ट। कोई काम परफेक्ट है तो वो अधिक परफेक्ट नहीं हो सकता, वो सबसे अधिक परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पहले ही परफेक्ट है। आगे चलना बच्चों। ई का मतलब होता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब तो एक्सीलेंट ही है, मोर एक्सीलेंट या मोस्ट एक्सीलेंट नहीं बनाना चाहिए। उसी तरीके से आर का मतलब होता है बच्चों ROUND, राउंड। आइए चलें। एम का मतलब होता है मेजर। मैंने कहा दिस इज ए मेजर इशू, किसी ने कहा दिस इज द मोस्ट मेजर इशू। अगर ऐसा कहा गया तो गलत कहा गया क्योंकि मेजर तो अपने आप में पहले ही मेजर है। ओके, ये शब्द बच्चों ए का मतलब होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या स्पेलिंग है? देखो ABSOLUTE, दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सर्वोच्च सत्य है। फिर क्या कमी रह गई? सर्वोच्च सत्य है तो मोस्ट एब्सोल्यूट नहीं कहना चाहिए। ये है बच्चों, देखो जैसे मैंने कहा कि मेरी जो घड़ी है वो सोने की है, गोल्डन। ये जो मुद्रिका है, अंगूठी जो है, रिंग, ये गोल्डन है, तो गोल्डन रिंग है। मोर गोल्डन, मोस्ट गोल्डन नहीं होती। जब गोल्डन है तो गोल्डन ही है। ओके, उसी तरीके से बच्चों आई का मीनिंग समझना। आई माने मैंने कहा था आइडियल। जैसे मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या बताया आपके सामने? एक आइडियल टीचर बताया। तो आइडियल टीचर थे वो, तो आइडियल ही थे। और ये जो अंतिम शब्द है बच्चों, ये वो है जो आपकी किताब में आया, चीफ, CHIEF। समझ गए? चीप, मोर चीप, मोस्ट चीप नहीं होता। ये अच्छी बात है बच्चों, बहुत काम की बात है, इसको लिख लें आप, है ना। और मैं आपको लिखने का समय दे रहा हूं और एक एक शब्द आपको दोबारा बता रहा हूं। एस, आप देख रहे हैं उधर सुप्रीम लिखा हुआ है, सुप्रीम लिखे चलो। दूसरा है बच्चों यूनिक। सुप्रीम माने सर्वोच्च होता है, और यूनिक का मतलब होता है बच्चों अनोखा। जैसे पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहते हैं, मैं इंग्लिश में कहूंगा द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। उसी तरीके से मैंने कहा महात्मा गांधी हैड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी, तो द मोस्ट हटेगा और शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? महात्मा गांधी हैड ए यूनिक पर्सनैलिटी। ये माना कि इसकी स्पेलिंग यू से स्टार्ट हो रही है, परंतु बच्चों इसका उच्चारण करके देखो, यूनिक, इसके अंदर जो पहला अक्षर है, पहली जो स्वर, पहली ध्वनि है, वो बच्चों स्वर ध्वनि नहीं है। इसमें पहली स्वर ध्वनि नहीं है, बल्कि क्या है? इसमें पहली जो है व्यंजन ध्वनि निकल रही है, इसलिए का प्रयोग होगा परफेक्ट। मैंने कहा दिस इज द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। यही समस्या का सबसे परफेक्ट सोल्यूशन है। ऐसा गलत है, शुद्ध क्या बोलना चाहिए? दिस इज ए परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज ए परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये एक्सीलेंट बताया। मैंने कहा महेंद्र सिंह धोनी इज द मोस्ट एक्सीलेंट क्रिकेटर। गलत, शुद्ध क्या बोलना चाहिए? महेंद्र सिंह धोनी इज एन एक्सीलेंट क्रिकेटर। नेक्स्ट, ये राउंड है बच्चों। दिस इज द मोस्ट राउंड टेबल, नहीं,
क्या बोलना चाहिए? दिस इज ए राउंड टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन, जिसमें हमारे महात्मा गांधी प्रतिनिधि बन के इधर से उधर गए। नेक्स्ट मेजर, मेजर का उदाहरण दिया, दिस इज ए मेजर इशू, ये शुद्ध है, और दिस इज द मोस्ट मेजर इशू, ये गलत है। एब्सोल्यूट, उसी तरीके से बताया गोल्डन, आइडियल और चीफ, ये वो शब्द हैं बच्चों which are already in their superlative forms, which always exist in their superlative form, वो हमेशा अपने सुपरलेटिव फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इनके पहले मोस्ट लगा करके इनका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाना चाहिए, एक बात। और अगर सेंटेंस में इनके पहले मोस्ट लगा करके इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाया हुआ है तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए उस मोस्ट शब्द को हटाना चाहिए, और इसके पहले जो द आर्टिकल लगा हुआ उसको हटाना चाहिए, और नियमानुसार क्या लगाना चाहिए? और नियमानुसार ए या एन का प्रयोग करना चाहिए। नियमानुसार ए या एन का प्रयोग करना चाहिए, ये बात तो बच्चों आपको समझा दी गई है। इसके बाद भी एक शब्द आ रहा बच्चों, सक्सेसर, ये और आपको क्लियर कर दूं। सक्सेसर का मतलब तो होता है परवर्ती लोग जो बाद में आते हैं। क्या लिखा है? सक्सेसर। तो सक्सेसर का मतलब तो परवर्ती लोग होता है, और इसका बच्चों जो विलोम शब्द है वो आपको लिखना पड़ेगा PREDECESSORS, ठीक है, सक्सेसर। और ये हो गया प्रीडेसेसर, सक्सेसर प्रीडेसेसर, ये बाद वाले लोग हैं, परवर्ती हैं, ये पूर्ववर्ती हैं। उसी तरीके से बच्चों अपन बोलते हैं, देखो पूर्ववर्ती को कहते हैं अपन एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट, ठीक है। और इधर जो शब्द आ रहा है बच्चों वो देखो कौन सा आ रहा है? DESCENDANT, डिसेंडेंट एंड एंटीसीडेंट, डिसेंडेंट एंड एंटीसीडेंट। यहां बच्चों ENT का प्रयोग करना पड़ेगा, ENT। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती होता है, और डिसेंडेंट का मतलब वंशज, परवर्ती या बाद वाले होते हैं। दीज आर एंटोनिम्स, ये जो दोनों शब्द है बच्चों ये एंटोनिम अर्थात अपोजिट वर्ड्स हैं, और परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं, तो इन्हें आपको याद करना है। और एक शब्द आया था बच्चों पैशनेट, PASSONATE। पैशनेट का सही मीनिंग उतावला होता है, और इसके लिए अंग्रेजी में एक दूसरा शब्द और हमारे पास, इम्पेशेंट। पेशेंट का मतलब तो होता है जो बहुत धैर्य रखता है, और इम्पेशेंट का मतलब बड़ा अधीर, बड़ा उतावला आदमी जो होता है उसको हम इम्पेशेंट कहते हैं, ठीक है। आज इस पाठ में एक लाइन ये भी आएगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पैशनेट कमांडर कहा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अधीर सेनापति थे, एक फौज के अधीर सेनापति थे। तो पैशनेट का मतलब जिसमें बहुत पैशन होता है, जिसमें बहुत जुनून होता है, अर्थात जो उतावला व्यक्ति होता है, और इसका सिनोनिम माना गया है इम्पेशेंट को। तो इस तरीके से बच्चों आज की बात यही समाप्त।